हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 का विज्ञान फिजिक्स MCQ एक्सरसाइज 1। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में फिजिक्स का MCQ एक्सरसाइज लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न है, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। विकल्प है कांच का, जल का, हीरा का या निर्वात का। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि हीरा का। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। देखिए, हमें प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और विकल्प में से सही विकल्प चुनना है। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण, याद रखना है दर्पण है अवतल दर्पण, वो भी बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो जैसा कि विकल्प है, जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो। विकल्प बी है, जब बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। विकल्प सी है, जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। और विकल्प डी है, जब बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूर पर हो। तो जैसा कि इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा। अगला है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। विकल्प है प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या पृथ्वी से प्रकाश का परावर्तन। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। इस घटना से हमें सूर्योदय जब होता है तब और जब सूर्यास्त होता है तब रक्तताप यानी रक्त के समान लाल प्रतीत होता है। लाल लाल जब सूर्यास्त होता है, तो जब सूर्यास्त होता है तो लाल लाल प्रतीत होता है। वो किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न चौथा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां, विकल्प है शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। विकल्प बी है सिकुड़ती हैं तथा लेंस मोटा हो जाता है। विकल्प सी है शिथिल होती है तथा लेंस मोटा हो जाता है। विकल्प डी है सिकुड़ती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। तो प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है, तो फोकस दूरी में वृद्धि कब होगा? इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। अगला प्रश्न पांचवा, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है। विकल्प है क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल अर्थात कार्निया पर, परितारता पर या पुतली पर। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि कार्निया, जिसे हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। अगला है, वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है। तो जैसा कि यहाँ पर है विकल्प ए है लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है। विकल्प बी है हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है। विकल्प सी है श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। विकल्प डी है पीला प्रकाश लाल तथा बैंगनी प्रकाश की मध्य चाल से गमन करता है। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि। विकल्प है नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। विकल्प बी है पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में अवशोषित हो जाते हैं। विकल्प सी है वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्षों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रेरित होता है।
विकल्प डी है वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीले प्रकाश की तुलना में अन्य सभी वर्षों का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। तो प्रश्न है स्वच्छ नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, हमें बताना है इसका कारण क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प सी, वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्षों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण हमें स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न 8वां, दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्यों? विकल्प है प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। विकल्प बी है श्वेत प्रकाश के सभी वर्णों का प्रकीर्णन हो जाता है। विकल्प सी है नीले कण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। विकल्प डी है लाल कण का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। अगला है प्रश्न, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? यानी कि कोई विद्यार्थी है जिसे श्याम पट पर लिखा गया अक्षर वो पढ़ पाता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ अक्षर वो नहीं पढ़ पाता है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा प्रकथन सही है। तो जैसा कि विकल्प है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। विकल्प बी है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। विकल्प सी है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। विकल्प डी है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। अगला है प्रश्न 10वां, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। विकल्प है केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, या सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसे भी क्यों न हो। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प डी, क्योंकि जो परावर्तन का नियम है वो सभी दर्पणों पर लागू होता है। विकल्प डी हो जाएगा इसका सही। जैसा कि देखिए इसमें जो प्रश्न था इसमें हम पहचानते हैं कि उस विद्यार्थी को दोष किसमें था, यानी कौन सा दोष था। तो बोल रहा है कि कोई विद्यार्थी है जो श्याम पट पर लिखे हुए अक्षरों को पढ़ पाता है, यानी कि उसे दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं और नज़दीक की वस्तुएं जब वो पाठ्य पुस्तक को पढ़ता है तो उसे साफ साफ दिखाई नहीं देता है, अर्थात वो पढ़ नहीं पाता है। तो उसमें उस विद्यार्थी को कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष, अर्थात जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है यानी देती है तो उसे दूरदृष्टि दोष रहता है। तो इस विद्यार्थी का सही हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न लिया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।